तो कॉन्टीनेंसी फैक्टर्स के अंदर जो है वो सबसे पहले मेजरली जो है हमने अभी डिस्कस किए थे और फर्दर आगे डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रेटजी हो सकती है, स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं कि आपके इस तरह के स्ट्रेटजी गोल्स हो सकते हैं जिसको फैसिलिटेट कर सकते हैं आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से। क्या आपके जो गोल्स आपने सेट किए हैं कि अगले 3-5 सालों में आप ऑर्गेनाइजेशन को किस लेवल पर देखना चाहते हैं, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो इतना रिजिड तो नहीं है कि आप वो गोल ही ना अचीव कर पाएँ, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। सेकेंडली आपका साइज़ क्या अपने स्ट्रक्चर के मुताबिक मीट कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन आपकी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आप लार्ज होते जाएंगे, आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑर्गेनिक से मैकेनिस्ट होती जाएगी, आप रिजिडनेस की तरफ जाते जाएंगे, आप स्पेशलाइज होते जाएंगे, आपके अंदर डिपार्टमेंट बढ़ते जाएंगे और सेंट्रलाइजेशन भी होती जाएगी, तो आपके रूल्स एंड रेगुलेशन भी बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपका साइज और स्ट्रक्चर भी जो है वो चेंज हो जाता चला जाएगा और आप ऑर्गेनिक से मैकेनिस्ट फॉर्म के अंदर आना शुरू कर देंगे। देन वी हैव टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। क्या आपकी जो टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं वो आपके स्ट्रक्चर के साथ कंपैटिबल है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट कर रही है कि आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करें। आप जैसे अब हम बात करते हैं आगे वुडवर्ड्स की क्लासिफिकेशन की, जो कि फर्म की बेस कर रही है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयज़ के, कि अगर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आपका सिंगल यूनिट्स हैं या स्मॉल बैचेस में आप प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं या आप लार्ज बैचेस में आउटपुट दे रहे हैं या आप प्रोसेस प्रोडक्शन कर रहे हैं कि आप कंटिन्यूस प्रोसेस जो है वो चल रहा है आपका आउटपुट में। तो अगर हम बात करें वुडवर्ड के ही इसके एग्जाम्पल आगे कंटिन्यू करें कि जो आपकी रूटीन की टेक्नोलॉजी होती है वो मैकेनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती हैं, जबकि नॉन रूटीन की टेक्नोलॉजी यानी कि कभी कभी यूज़ होने वाली चीज़ें जो हैं वो आपकी ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस यूज़ करती हैं, जो कि एडेप्टिव होती हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होती हैं और जो कभी कभी जो इनोवेशंस चाहती हैं। जबकि जो मैकेनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने एक फ्लो के साथ चलती चली जा रही होती हैं, जो टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे हैं तो उसी के साथ कंटिन्यू करना पसंद करते हैं। आगे हम बात करते हैं वुडवर्ड की फाइंडिंग की टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर के ऊपर। बेसिकली वुडवर्ड ने जो है फाइंड आउट किया था कि जो आपकी टेक्नोलॉजी है वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है। तो उन्होंने बात की है कि अगर आप यूनिट प्रोडक्शन के साथ अटैच हैं, अगर आप मैस प्रोडक्शन कर रहे हैं या आप प्रोसेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने कुछ काम हाफ टन किया और हाफ टन आगे फॉरवर्ड हो गया, तो उनकी स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक कैसी होती हैं जो यूनिट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं कि वहाँ पर वर्टिकल डिफ्रेंसिएशन यानी कि टॉप टू बॉटम जो है वो कम होती है। मैस प्रोडक्शन में मॉडरेट होती है, दरमियानी होती है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, और जो प्रोसेस प्रोडक्शन होती है उनमें बहुत ज़्यादा होती है और इनमें लो हॉरिजेंटल डिफ्रेंसिएशन होते हैं यानी कि डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरिएशंस कम होती हैं। मैस प्रोडक्शन के अंदर हाईली हॉरिजेंटल डिफ्रेंसिएशन होती हैं, हर डिपार्टमेंट स्पेशलाइज होता है, वो अपना अपना काम कर रहा होता है, जबकि प्रोसेस के अंदर भी लो होती हैं और यहाँ पे लो फॉर्मलाइजेशन होती है। स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें यूनिट प्रोडक्शन जो सिर्फ एक एक चीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मैस प्रोडक्शन के अंदर हाईली फॉर्मलाइजेशन होती है और इसी तरह से प्रोसेस में भी लो फॉर्मलाइजेशन होती है। अगर आप बात करें तो मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रक्चर जो होता है यूनिट प्रोडक्शन के लिहाज से अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है, जो कि अडेप्टिव होता है और डिसेंट्रलाइज होता है। जबकि मैस प्रोडक्शन अगर आप कर रहे हैं ना तो फिर आपको मैकेनिस्ट होना चाहिए, आपको रिजिड होना चाहिए, आपको स्पेशलाइज होना चाहिए, आपके हर डिपार्टमेंट को अलग अलग काम करना चाहिए। और अगर आप प्रोसेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं काम, हाफ आगे फॉरवर्ड हो रहा है, देन यू मस्ट ऑल्सो बी ऑर्गेनिक फर्म। तो ये कुछ जो हैं फाइंडिंग्स थी टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर्स की कि टेक्नोलॉजी स्ट्रक्चर कौन सा वाला वो यूज़ करें तो उनके लिए सही रहेगा। कि अगर आप ऑर्गेनिक फर्म लगाना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन बनना चाह रहे हैं तो फिर तो आपको यूनिट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए, और अगर आप चाह रहे हैं कि मैस प्रोडक्शन करें तो फिर आप मैकेनिस्ट हों। अब कॉन्टीनेंसी फैक्टर्स के आगे हम बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी एंड स्ट्रक्चर्स की, कि किस तरह की माहौल से आपको मिल सकती है। हमने पहले भी ये बात की है कि जो मैकेनिस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर रिजिड होता है, तो ये तभी काम करती है व्हेन यू हैव सिंपल एनवायरनमेंट्स। जबकि अगर आप की ऑर्गेनाइजेशन फ्लेक्सिबल हैं तो ये डायनामिक और कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में भी काम करेंगे, मुश्किल हालात में भी काम कर जाएंगी। अगर आप ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर आप मैकेनिस्ट हैं तो फिर उसके लिए कंडीशन यही है, शर्त यही है कि माहौल में सुकून हो, एनवायरनमेंट में अमन हो, तो फिर आपकी फर्म जो है वो अच्छी चलती रहेगी। अदरवाइज अगर एनवायरनमेंट आपका डिस्टर्ब है तो फिर आपकी फर्म्स भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएंगी। नाउ वी हैव सम कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। कुछ इस तरह के कॉमन जो नॉर्मली हमारे इधर एरियाज़ में, हमारी टेरिटरीज में चलते हैं या वर्ल्ड वाइड चल रहे हैं, उसमें सबसे पहले आ जाते हैं जी सिंपल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, लो डिपार्टमेंटलाइजेशन, थोड़े डिपार्टमेंट बने होते हैं, वाइड ऑफ स्पैन्स ऑफ कंट्रोल, एक बंदे के अंडर ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है और लिटिल फॉर्मलाइजेशन होती है। अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर यानी कि उनके काम करने के तरीके के लिहाज से देखें
तो डिपार्टमेंटलाइजेशन हुई होती है उनके फंक्शन के लिहाज से। जी ऑपरेशन होते हैं, फाइनेंस वाले अलग होते हैं, HRM वाले अलग होते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अलग होते हैं। और अगर हम डिवीजन के लिहाज से बात करें तो ये सेपरेट बिजनेस यूनिट्स बने होते हैं, या डिवीजन्स होती हैं जिनका काम होता है एक काम करके दूसरे का, या अनॉटमी होती हैं जिनका कोऑर्डिनेशन कंट्रोल पेरेंट कॉर्पोरेशन के पास हो सकता है। जैसे एक देखिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे जॉइंट ग्रुप्स हैं। निशात एक बहुत बड़ा ग्रुप है, सफायर इज ऑल्सो अ ग्रुप, सितारा एक ग्रुप है जिसके अंडर जो है वो सितारा टेक्सटाइल भी आता है, सितारा एनर्जी आता है, एंड सो मैनी अदर फैक्ट्रीज। तो ये डिविजनल स्ट्रक्चर्स हुए होते हैं। हमने अभी बात की है सिंपल स्ट्रक्चर की, फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो हम ऐसा करते हैं कि अब इनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस देख लेते हैं। कि पहले हम सिंपल की बात करते हैं कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है जी, ये बड़ा फास्ट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, ज़्यादा सस्ता होता है और इसको मेंटेन करना आसान होता है। इसकी वीकनेस नहीं है, ये है कि जी इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जाती है आपकी रिलायबिलिटी जो है वो कम होती चली जाती है। उसके बाद ये हमारे पास आता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रेंथ क्या है कि ये आपका कॉस्ट सेविंग है, सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन उसमें होती चली जाती है, एंड देन एम्प्लॉयज़ ग्रो, और क्या होता चला जाता है कि आपके पास सिमिलर टास्क आपके पास आसान होते चले जाते हैं। वीकनेस क्या है कि फंक्शनल गोल्स होते हैं जो कि हर मैनेजर को अपने हिसाब से करने होते हैं। फंक्शन स्पेशलिस्ट आपको चाहिए, तो ये इसकी वीकनेस है। ये फिर एक्सपेंसिव थोड़ा सा यहाँ से हो जाएगा। डिविजनल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं तो इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है कि ये रिजल्ट पे फोकस करते हैं। डिविजनल मैनेजर होते हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं अपने कामों के लिए, और वीकनेस इनकी क्या है कि डुप्लीकेशन हो सकती है। मे भी आपकी एक डिवीजन का जो काम मैनेजर काम कर रहा है वही दूसरा वाला कर ले, या रिसोर्सेज आपके इंक्रीज हो जाएंगी, इसकी वजह से फिर आपकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो जाएगी, तो मसले ज़्यादा हो सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक आ जाता है कॉन्टेम्परेरी ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइंस। कॉन्टेम्परेरी होता है जी सिंपली आजकल, यानी कि 21st सेंचुरी के अंदर आजकल क्या चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के डिज़ाइन क्या चल रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है जी टीम स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ इट, ये होता क्या है कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्क ग्रुप बने होते हैं या टीम्स बनी होती हैं जो कि मिलके काम करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है जी, एडवांटेज क्या है इसका, एम्प्लॉयज़ ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, एम्पावर्ड होते हैं, उनकी रिड्यूस होते हैं बैरियर्स, और वो फंक्शनल एरियाज़ के अंदर अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है इसका, डिसएडवांटेज ये है कि जी चेन ऑफ कमांड नहीं होती है। जब एज अ टीम होता है तो टीम मिलजुल के काम कर रही होती है, फिर टीम लीडर को रिपोर्ट करना भी समटाइम मुश्किल हो जाता है। तो प्रेशर ऑन टीम्स होता है कि टू परफॉर्म, कि उनको अपने टारगेट्स अचीव करने, गोल अचीव करने ही करने। उसके बाद आ जाता है जी मैट्रिक्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। हम देख लेते हैं कि पहले ये है क्या, अ स्ट्रक्चर दैट असाइन स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिफरेंट फंक्शन एरियाज। मैट्रिक्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें कह लेंगे छोटे छोटे से ग्रुप बने होते हैं या हाईली स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जिनका काम ही होता है कि वो एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो करते चले जाएंगे, और जब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो वो उसको नेक्स्ट प्रोजेक्ट असाइन कर दिया चला जाएगा और वो उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। तो मैट्रिक्स प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। तो इसका एडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि जी ये फ्लूइड होता है, फ्लेक्सिबल डिज़ाइन होता है, आप अपने एनवायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, ये इसमें आप डिसीजन मेकिंग जल्दी कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये। और डिसएडवांटेजेस इसके ये होते हैं कि यहाँ पे लोगों को चूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपने किस बंदे को किस प्रोजेक्ट पे लगाना है, उसको कौन सा टास्क देना है कि वो उसकी पर्सनालिटी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे। अगर उसका पर्सनल इंटरेस्ट है उसके अंदर, वो स्पेशलाइजेशन है उसकी, तो फिर ही आप उसको जो है वो टास्क असाइन करेंगे, अदरवाइज असाइन नहीं करेंगे। देन वी हैव बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर। नाम से पता चल रहा है, हम फिर भी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज इट। A structure that is not defined by limit, artificial, horizontal, vertical, external boundaries, includes virtual and network type of organization। यानी कि ये ऐसा स्ट्रक्चर है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें उसके लिए बिल्डिंग होना ज़रूरी नहीं है, जिसमें उसके लिए बाउंड्रीज किसी मुल्क के अंदर होना ज़रूरी नहीं है, ना वर्टिकल होनी चाहिए, ना मैनेजर टू मैनेजर रिपोर्ट होनी चाहिए, मतलब ये किसी भी बैरियर के बगैर है। एडवांटेजेस इसकी ये हैं कि ये हाईली फ्लेक्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिव होते हैं, और ये टैलेंट ड्रॉ करते हैं वेयर इट इज़ फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ टैलेंट मिल सकता है ये इसको करते हैं। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि लैक ऑफ कंट्रोल हो सकता है, कम्युनिकेशन आपकी मुश्किल हो सकती है। देखें, अगर आपके एम्प्लॉय को आपने दुनिया में से किसी एक कोने में से आपने एम्प्लॉय चूज़ कर लिया, लेट सपोज उसको इंग्लिश ही नहीं आती जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है, और आपको उसकी नेटिव लैंग्वेज नहीं आती है, तो वहाँ पे फिर कम्युनिकेशन डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी, वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाएगा। तो बाउंड्रीलेस स्ट्रक्चर के अंदर ये डिसएडवांटेजेस आ सकते हैं। नाउ वी हैव रिमूविंग एक्सटर्नल बाउंड्रीज।
बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम आगे फर्दर टॉपिक पढ़ने चले जा रहे हैं, दैट इज़ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो स्मॉल कोर होती हैं, फुल टाइम एम्प्लॉयज़ होते हैं और ये टेम्परली हायर करती हैं स्पेशलिस्ट को काम करने के लिए और उनको अपॉर्चुनिटी देती हैं राइज करने के लिए। अगर हम बात करें वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस वक्त फ्रीलांसिंग हमारी एक ऐसी मार्केट है जो कि भरपूर तरीके से जो है ना चाह रही है, और हम वी वर ऑन द 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स इस वक्त दुनिया में 4th पोजीशन ऑक्यूपाइड करके बैठे हुए हैं कि वहाँ पे आप बाउंड नहीं है, आपके पास कोई बिल्डिंग होनी चाहिए, यू आर सिटिंग एट योर होम एंड वर्किंग। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस की काफ़ी हद तक एग्जाम्पल है। देन वी हैव नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस। ये इस तरह की कोर ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि आउटसोर्स करती हैं अपने मेजर फंक्शंस को, मैन्युफैक्चरिंग किसी से करवा ली और आगे कर दिया। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशंस का काम यही होता है कि वो मिडल मैन की तरह का रोल प्ले करती हैं और अपने एक काम किसी से लिया और उसको सर्व करके दूसरों को प्रोवाइड कर दिया। देन वी हैव मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ये इस तरह की मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि यूजेस करती है अपने आउटसाइड सप्लाईज को, प्रोडक्ट कंपोनेंट्स को और फाइनल असेंबली ऑपरेशंस को। क्या करती है कि आउटसाइड से सप्लाईज लेती है और आउटसाइड जो उनके सप्लायर बैठे हैं उनको प्रोडक्ट कंपोनेंट्स दे देती है और उनसे बनवा के चीज़ें खुद सेल आउट कर देती हैं। यानी कि ये मॉड्यूलर हैं, ये खुद नहीं बनाते हैं, बाहर से काम करवा के और सेल कर देते हैं। तो ये मॉड्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होती है। नाउ वी हैव टुडेज ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन चैलेंजेस के आज की फर्म्स को, आज की ऑर्गेनाइजेशंस को किन किन चैलेंजेस का सामना है, उनका जो स्ट्रक्चर है इंटरनल या ओवरऑल स्ट्रक्चर के किस किस तरह का चैलेंज हो सकता है। सबसे बड़ा जी उनके पास अपने एम्प्लॉयज़ को कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है कि अगर वो मोबाइल एम्प्लॉयज़ उनके काम कर रहे हैं, पूरे मुल्क के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको अपने एम्प्लॉयज़ को जो है वो अपने राब्ते के साथ रखना पड़ता है। उसके बाद आपको एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनना पड़ेगा। वो क्या होती है हम आगे इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। देन इज मैनेजिंग ग्लोबल स्ट्रक्चरल इशू, कल्चरल इम्प्लीकेशंस ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स की। आप देखें अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड है, लेट सपोज कोक है, तो कोक अरब कंट्रीज़ के लिए एक और एडवर्टाइजमेंट बनाएगा, इंडिया के लिए कुछ और बनाएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ और बनाएगा, बिकॉज वी हैव कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स। आपका ड्रेस कोड, सबसे पहली बात यह कि आपका ड्रेस कोड बहुत ज़्यादा वेरी कर जाता है, तो यूरोप का और हमारा फ़र्क है, तो इसलिए आपको अपने कल्चर्स को देखना पड़ेगा। सो फॉर बहुत सारी ऐसी कंपनीज अब आना शुरू हो गई हैं कि जो एक ही यूनिफॉर्म सा एडवर्टीजमेंट बनाती हैं जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल हो जाए, जो किसी के कल्चर को हिट ना करे, जिसका ड्रेस कोड ठीक हो। लेकिन ये इश्यूज़ का सामना है। अब हम अपने उस चेंज की बात कर लेते हैं, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी हमने भी कहा था आगे फर्दर बात करेंगे कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। सबसे पहली बात ये कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कॉन्टीन्यूसली सीखती है, लर्न करती है और अपने आप को चेंज करती है, और जो नॉलेज वो सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। और प्रैक्टिस कौन करता है जी? उनके मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस करती है, उनके एम्प्लॉयज़ भी प्रैक्टिस करती है। अब लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की प्रैक्टिस क्या क्या हो सकती है, इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं कि ये ओपन टीम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एम्पावर करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, जो इनकरेज करती है कि अपने अगर उनके एम्प्लॉयज़ के पास भी इनोवेशन आइडियाज़ हैं तो वो लेके आएँ। एक्सटेंसिव होती है एंड ओपन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होती है। ऐसा नहीं होता कि अगर किसी एक बंदे के पास इन्फॉर्मेशन आए तो वो उसको छुपा के तो बैठ जाए, दबा के बैठ जाए कि जी मैं बताऊंगा मेरी प्रमोशन होगी, बाकी तो कुछ भी नहीं होगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली। तो ऐसा नहीं होता है। लीडरशिप दैट प्रोवाइड्स अ शेयर्ड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर, एक ऐसी लीडरशिप होती है जो कि शेयर्ड का मतलब होता है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी बता रही होती है कि आपका मकसद ये है, आपका इस ऑर्गेनाइजेशन में होने का मकसद ये है। वो सिर्फ लीडर्स का, हायर अथॉरिटीज़ का मकसद नहीं है वहाँ पे होना। स्ट्रॉन्ग कल्चर शेयर्ड वैल्यूज़ करते हैं, ओपननेस होती है। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगती है तो यू में से कि जी इसमें ये चेंजेस की जा सकती हैं। और सेंस ऑफ कम्युनिटी की रियलाइजेशन आती है कि एक कम्युनिटी जैसे ग्रो करती है एक दूसरे को हेल्प आउट करके, तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से ग्रो करती हैं। तो अगर हम बात करें 21st सेंचुरी की, अगर हम बात करें टुडेज़ की, तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और सारी ही ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट हो गई जब कोविड आया। कोविड चेंज द एवरीथिंग। दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।